हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना नया वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें आज हम कोशिका को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को ये वीडियो मिस नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि जिस भी स्टूडेंट को बायोलॉजी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता तो उसको क्या करना है, केवल हमारे चैनल से जुड़ना है और हमारे सभी वीडियोस को देखना है। हम आपको बिल्कुल बेसिक्स टू हाई लेवल तक पहुँचाएँगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोशिका के आगे क्या लिखा है, जीवन की आधारभूत इकाई। तो अब कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई क्यों कहते हैं, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, ये हम आपको समझाते हैं। तो अगर आपको हम कहें कि आप एक घर बनाइए, आपको एक हाउस का फॉर्मेशन करना है, तो उसके लिए बेसिक चीज़ें आपको क्या लगेंगी, ईंट लगेंगी, सीमेंट लाएंगे और क्या आप लेके आएंगे, रेत लेके आएंगे। इतनी सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें हैं जो घर निर्माण में लगती हैं। अगर हम ये कहें कि आपको एक बॉडी का फॉर्मेशन करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक सेल लेके आएंगे। कई सारी सेल से मिलके हमारी बॉडी बनती है। तो देखिए हम अपने एक नेक्स्ट पेज पर समझाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डर्टी हो जाता है ये पेज, तो हम ये लेकर आए। तो अगर हमें एक बॉडी का फॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले हमारा सेल होगा, सेल से मिलके बनेंगे क्या, टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये है सेल और ये टिश्यू, और कई सारे टिश्यू से मिलकर क्या बनेंगे, हमारा एक अंग बन जाएगा। मान लो ये बन गया हमारा स्टमक बन गया, और स्टमक को मिलकर के हमारा बनेगा ऑर्गन सिस्टम। तो ये हमारा ऑर्गन सिस्टम बन गया। तो पहले हमारा एक सेल था, उसके बाद क्या बना, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू बना, टिश्यू से मिलकर क्या बना, स्टमक बना, स्टमक मतलब एक ऑर्गन बना, इसे हम एक ऑर्गन कह सकते हैं। तो कई सारे ऑर्गन को मिला करके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या बन जाता है, बॉडी। ऑर्गन सिस्टम में आप देखिए क्या क्या आएंगे, जैसे हमारा हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे कई सारे सिस्टम्स को मिलाकर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम को मिला करके हमारा बॉडी बनता है। तो इसीलिए हमने कहा क्या, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। ये तो बेसिक था, सेल जो है बेसिक है, बिल्कुल बेस है हमारा एक बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए। तो हम आपको ये अच्छे से समझ में आ गया क्यों हम कहते हैं जीवन की आधारभूत इकाई, क्योंकि सेल जो होता है ये सबसे पहला बेसिक होता है एक बॉडी के फॉर्मेशन के लिए। तो हम कोशिका के बारे में और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, पहला पॉइंट है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो जो सेल होती है वो उसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक सेल से कई सारे, हमने बताया कि कई सारे सेल्स मिलकर हमारी बॉडी बनाती हैं, बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो बॉडी का फॉर्मेशन, बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, हमारा स्ट्रक्चर होता है, और इसी बॉडी स्ट्रक्चर में कई सारी क्रियाएं होती हैं। उपापचय क्रिया होती है। उपापचय क्रिया क्या है, अब मेटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या है कि हम अगर फूड खाते हैं तो मुख से लेकर के हमारा बड़ी आंत तक हमारा डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन होने में कई सारे फूड पार्टिकल्स टूटते हैं, बनते हैं, तो उसी क्रिया को हम कहते हैं उपापचय की क्रिया। इसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जो कोशिका है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति जो है सेलुला शब्द से हुई, जो एक लैटिन वर्ड है। क्या है, लैटिन वर्ड है, तो जिसका अर्थ होता है कोष्ठ या कोठरी। इसका अर्थ क्या होता है, सेलुला का हॉलो स्पेस,
हॉलो स्पेस का मतलब क्या हुआ, कोष्ठ या कोठरी। अब देखिए इसकी खोज जो है, इसकी खोज रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था 1665 में किया था। और उन्होंने इसकी खोज कैसे की, एक कार की मृत कोशिका थी, कार्क की मृत कोशिका, मान लो हमारा कार्क हो गया, कार्क की एक मृत कोशिका थी, उसमें इन्होंने क्या देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार इनको कोष्ठ दिखाई दिए। क्या, मधुमक्खी के छत्ते के आकार के इनको कोष्ठ दिखाई दिए, कई सारे ऐसे कोष्ठ बने थे और इन्हीं को उन्होंने सेल नाम दिया, सेल मतलब कोशिका नाम दिया। ये कोष्ठ जो दिखाई दिए इन्होंने कहा यही है कोशिका नाम दिया। और 1665 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, इसके अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या, साइटोलॉजी कहते हैं। और सेल का जो पूरा अच्छे से वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया है। रॉबर्ट हुक ने अपनी इनकी बुक है माइक्रोग्राफिया, इन सेल का वर्णन इनमें अच्छी तरीके से किया है। अब देखिए ल्यूवेनहॉक कौन है। ल्यूवेनहॉक ने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जंतुओं, जीवाणुओं, डायटम, शुक्राणु में 1674 ईस्वी में इन्होंने सेल को देखा और उसके बारे में उन्होंने बताया। अब देखिए यहाँ पर आया सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका देखते हैं कौन सी है, तंत्रिका कोशिका, जो हमारे बॉडी में पाई जाती है, इसको कहते हैं हम नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, तंत्रिका तंत्र होता है, इसी को कहते हैं हम सबसे बड़ी कोशिका। न्यूरॉन्स इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन है, मार्सिलो मेलपिघी, ये भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने पादप में कोशिकाओं का अध्ययन किया, 1682 में किया था। और दूसरे हमारे साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने केंद्रक की खोज की थी, इसे आप याद रखिएगा। 1831 ईस्वी में 1831 में इन्होंने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने एक सेल थी, उसकी जो कोशिका होती है ये सेल है, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस केंद्रक होता है, इसकी खोज जो है इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो हमने क्या देखा कि कोशिका को जीवन की भौतिक आधारभूत इकाई क्यों कहते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की कि एक घर के निर्माण की, जिस प्रकार से एक घर के निर्माण के लिए हमें ईंट की ज़रूरत होती है, सीमेंट की ज़रूरत होती है, बालू की ज़रूरत होती है, रेत जिसे कहते हैं, उसी प्रकार हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर, बॉडी के निर्माण के लिए हमें सेल की ज़रूरत होती है। एक छोटा अगर सेल होगा तभी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो हमने इसको समझा और देखा कि हमने कोशिका के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कोशिका को जीवों की बहुत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। उत्पत्ति जो है सेलुला वर्ड से, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है कोष्ठ या कोठरी, हॉलो स्पेस जिसे कहते हैं। इसकी खोज जो है रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट ने 1665 ईस्वी में किया था और इसका सेल का वर्णन इन्होंने माइक्रोग्राफिया, इनकी एक पुस्तक है उसमें इन्होंने किया है। और देखते हैं यहाँ पे, देखिए हमने क्या देखा कि साइटोलॉजी जो है इसमें सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए ल्यूवेनहॉक नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जंतुओं, जीवाणुओं, डायटम, शुक्राणुओं में इन्होंने सेल को देखा। सेल को इन्होंने 1674 में इन्होंने ल्यूवेनहॉक ने जंतुओं, जीवाणु, डायटम, शुक्राणु में सेल को देखा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, इसे आप लर्न रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है और सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर में होती है तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम। और मार्सिलो मेलपिघी ने क्या किया था, इन्होंने पादप कोशिकाओं में कोशिका का अध्ययन किया, पादपों में कोशिकाओं का अध्ययन किया। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी 1831 में। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपने नेक्स्ट पेज पर आते हैं और देखते हैं उसमें हम क्या है। तो हमारा नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज में हमारा क्या है, कोशिका सिद्धांत। अब देखिए सेल थ्योरी क्या है, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। सेल थ्योरी सबसे पहले जानिए, मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने 1838 में दिया था। क्या इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था इन्होंने, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, ये बताने में ये असफल रहे। नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है
इन्होंने ये नहीं बताया, ये बताने में असफल रहे। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आते हैं, कौन, रोडोल्फ विर्चाउ। इन्होंने 1855 में इन्होंने एक अपना नया मत दिया, क्या, नई कोशिकाओं का निर्माण इन्होंने बताया। जो ये बताने में असफल रहे उसको रोडोल्फ विर्चाउ ने 1855 में बताया, नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। अब इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए एक हमारी कोशिका है, एक क्या है, सेल है, तो इन्होंने क्या बताया, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये एक सेल है, अगर ये मान लो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, इसको हम इधर से काट दें, एक इधर से काट दें, तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी। ये क्या होगी, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी। अब मान लीजिए ये नई कोशिका बन गई, एक कोशिका से हमारी 2 कोशिकाएं बन गई। अब अगर इसको भी हम काट दें, बीच से अगर हम इसको भी काट दें, तो भी ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गई। तो कि एक हमारी जो सेल थी उससे कितनी कोशिकाएं बन गई, 4 कोशिकाएं बन गई। ऐसे ही करके बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में होता रहता है। तो नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिका बनी कैसे बनी, पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से। जो हमारी ये सबसे पहली कोशिका थी उससे हमारी 4 नई कोशिकाएं बन गई। ओके फ्रेंड्स, इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर विशेषताएं, जो कोशिका सिद्धांत है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसेंशियल फीचर ऑफ सेल थ्योरी। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। इसको हमने आपको पहले से ही समझाया, एक कोशिका होगी उससे हमारी बॉडी का निर्माण होगा। तो क्या देखा हमने, एक हमारी सेल होगी, कई सारी सेल होती हैं, तो ये ग्रुप ऑफ सेल बन जाती है, ग्रुप ऑफ सेल हो जाती हैं। तो इसे हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। देखिए हमारे जो ये हमारा हैंड है, तो ये हमारा जो ये है ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल से क्या बना, एक ऑर्गन बना। ऑर्गन मान लीजिए हमारा हैंड हो गया, स्टमक होता है, हमारा इंटेस्टाइन होता है, इससे क्या है, एक ऑर्गन बन गया। अब देखिए ऑर्गन से मिलने से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम हो गया। अब ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर के क्या बनेगा, हमारा बॉडी बनेगा। अगर हमारा एक बॉडी है, मान लीजिए हमारा बॉडी है वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल क्या खाली है। अगर एक खाली एक बॉक्स है, अगर हम इसमें क्या क्या रख दें, स्टमक रख दें, स्टमक रख दें, हमारा ये सेल ऑर्गन जो है ऑर्गन सिस्टम बनेगा। हमारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जैसे हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, आंत, छोटी आंत होती है हमारी, इंटेस्टाइन। और इसमें हम क्या डाल दें, इसमें डाल दें हम लंग्स डाल दें, हार्ट डाल दें, तो ये क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, हमारा बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो इसकी एक विशेषता हमको समझ में आई, सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है देखते हैं, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनती है। जो रोडोल्फ विर्चाउ ने सिद्धांत दिया था वही है, बिल्कुल हमने आपको यहाँ पे समझाया। और देखिए तीसरा पॉइंट है, कोशिका के निर्माण में केंद्रक की मुख्य भूमिका होती है। ये देखिए हमने आपको शुरू से ही बताया है कि जो केंद्रक होता है, बीच में जो केंद्रक होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो कोशिका में कई सारे सेल ऑर्गन होते हैं, यही इसका नियंत्रण करता है, इसको कंट्रोल करता है कि सभी जो सेल ऑर्गन है वो जो है, जो ये न्यूक्लियस होता है हमारा, कंट्रोल करता है। जो सभी सेल ऑर्गन है उनको कंट्रोल करता है कि वे सही से अपना वर्क कर पाएँ। तो कोशिका के निर्माण में केंद्रक की मुख्य भूमिका होती है। तो अगर मान लीजिए हमारा यही सेल था, इसके बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस के बीच से हम काटेंगे ना, तभी तो इसमें एक केंद्रक आएगा, इसमें भी केंद्रक आएगा, इसमें भी केंद्रक होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो इसको हमने समझा। अब देखिए क्या है, कोशिका उपापचय क्रिया की इकाई है। उपापचय क्रिया क्या हमने बताया आपको कि उपापचय मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है, उपापचय हमने आपको बताया क्या, अगर हम फूड खाते हैं तो उसका डाइजेशन हमारे मुख से लेकर के हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक होता है, हमारे मुख से लेकर के बड़ी आंत तक होता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वे हम एनएस द्वारा एक्सक्रीशन उसका कर देते हैं। तो जो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है ना हमारे शरीर में, हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 प्रकार से की होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है 2 टाइप्स की होती है। रिएक्शन
2 टाइप्स की होती है, एक होता है एनाबॉलिक और दूसरा होता है कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक में क्या होता है कि कई सारे जो हमारे ये फूड होते हैं, ये जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके हमारे शरीर में इन फूड पार्टिकल्स का जो, जैसे हम ले लेते हैं इसका एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, और ऊपर कर ले, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, फोटोसिंथेसिस क्रिया में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। हमने आपको पहले ही बताया है कि सनलाइट प्लस H2O प्लस CO2, अगर हम इन सबको मिला देते हैं तो एक पादपों का जो एक फूड होता है वो क्या बन जाता है, ग्लूकोज, जिससे उनको एनर्जी मिलती है। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या हुआ, सनलाइट, H2O, CO2 आपस में मिल गए और उससे बना ग्लूकोज। तो एनाबॉलिक में यही होता है कि सभी जो फूड पार्टिकल्स रहेंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ करके एक नए फूड का निर्माण कर देते हैं। और कैटाबॉलिक में क्या होता है कि वही जो फूड पार्टिकल होते हैं ना, मान लो ये हमारा फूड पार्टिकल है, ये होगा ठोस होगा, ये सॉलिड होगा। जो हम मुख में फूड डालते हैं वो क्या टूटा हुआ होता है, वो बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, वो सॉलिड होता है। तो जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेशन उसका होता है तो वो टूट जाता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो हमने आपको बताया कि मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है कि कई सारे जो सनलाइट जैसे H2O, CO2 ये सब रहेंगे, ये जुड़ करके ग्लूकोज बनाएंगे और इसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और कैटाबॉलिक में क्या होता है कि जो हमारा ठोस होता है, ठोस फूड पार्टिकल होता है, वो डिवाइड हो जाता है, डाइजेशन उसका हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सेल के टाइप्स बात करेंगे। सेल के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, सेल टाइप्स बात करेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। ये हमारे वीडियोस पाने के लिए, बायोलॉजी की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।